कहते हैं किस्मत बदलने में वक्त लगता है, मगर मेरी किस्मत एक रात में बदल गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं आज तक तैयार नहीं था। 2011 की वो रात आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकली। एक काला धागा मैंने मजाक में पहना था, पर कुछ ही दिनों में मुझे समझ आ गया कि उस धागे को मैं नहीं बल्कि वो मुझे पहन रहा था। नमस्कार मेरे बहादुर साथियों, मेरा नाम है शशांक और खौफ नगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। आज जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 2011 की बात है। इतने साल बीत गए, पर जब भी वो दिन याद आते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार लगा कि इस राज को मैं अपने तक ही रखूं, पर फिर सोचा कि अगर मैंने सच नहीं बताया तो कोई और उसी जाल में फंस जाएगा जैसे मैं फंस चुका हूँ। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 2011। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। बीकॉम के बाद एमबीए भी कर लिया था, एक छोटे से कॉलेज से। लेकिन नौकरी नाम की कोई चीज़ नहीं लग रही थी। घर में पैसों की तंगी थी। मेरे पापा जो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, रोज चिंता में डूबे रहते थे। माँ तो चुपचाप रहती, लेकिन उनकी आंखें भीतर ही भीतर रोती रहती थी। पापा ने एक दिन बुलाकर मुझसे कहा, विजय बेटा, अब घर की जिम्मेदारी उठाने का वक्त आ गया है। उनकी आवाज में ना तो गुस्सा था और ना ही शिकायत, बस एक ही थकी हुई हताशा थी। मैंने कहा, पापा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं जानता था कि कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। हर जगह से रिजेक्शन। कहीं बोलते थे एक्सपीरियंस चाहिए और कहीं कहते कि आप ओवर क्वालिफाइड हो। मैंने दिन रात एक कर रखा था। दिन में इंटरव्यू के लिए जाता, शाम को घर लौटता तो पापा के चेहरे पर वही उम्मीद, और उसी वक्त उसी उम्मीद का मर जाना भी दिखता। माँ मुझसे कुछ पूछती नहीं बस, लेकिन जब वो चुपचाप रोटियां परोसती तो उनके हाथों का कांपना सब बयां कर देता था। घर में दूध तक बंद हो चुका था। दूध वाले को देने के लिए पैसे नहीं निकल पा रहे थे, तो उसने दूध देना बंद कर दिया। मेरा छोटा भाई जो 8वीं में पढ़ता था, उसके स्कूल की फीस बकाया थी। हर महीने पापा किसी न किसी से उधार लेकर किसी तरह गुजारा करते। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैंने अपनी माँ को उनका हार गहने वालों को बेचते देखा था। वो हार उनकी शादी का था। उस दिन मैं कमरे में जाकर रो पड़ा और मन ही मन कसम खाई, अब चाहे जो हो जाए घर की हालत कैसे भी सुधारूंगा। तभी अचानक एक दिन मेरा फोन बजा। नंबर पश्चिम बंगाल का था। मैंने सोचा शायद कोई फ्रॉड है, लेकिन फिर उठा लिया। सामने से किसी कंपनी के एचआर ने बात की। उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैंने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए सोचा जाऊंगा ही। पहली बार इतनी दूर जा रहा था, प्रयागराज से पश्चिम बंगाल। भाषा अलग, खाना अलग, लोग अलग। माँ ने कहा था, बेटा संभल कर रहना, किसी अजनबी के साथ कहीं मत जाना। मैंने कहा, माँ मैं बच्चा नहीं हूँ। पर सच कहूँ तो अंदर से डर बहुत लग रहा था। ट्रेन से पहुंचा। शहर मुझे बहुत अजनबी लगा। हर तरफ हड़बड़ी, शोर और एक अजीब सी भीड़। जाकर इंटरव्यू दिया, ठीक ठाक ही गया। उन्होंने कहा, रिजल्ट हम 2-3 दिनों में बताएंगे। मैं थोड़ा निराश था, क्योंकि लगा सिलेक्शन मुश्किल है। वहाँ से होटल लौटा तो शाम ढल चुकी थी। अगली सुबह की ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। स्टेशन के बाहर एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका था। चाय वाले, पान वाले, फल वाले, हर तरफ हलचल। लेकिन मेरी नज़र एक कोने पर पड़ी, जहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे वहाँ हवा भी चलने से डरती हो। मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे पाँव खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगे। पता नहीं क्यों मुझे वहाँ से एक खिंचाव आ रहा था। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। कपड़े पुराने और मैले थे, बाल बिखरे हुए, सिर पर कुछ ढका हुआ था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ इतनी गहरी थी कि उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। लेकिन सबसे अजीब चीज़ थी उनकी आंखें। उनमें कोई चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा कालापन था।
जैसे कुएं में अंधेरा होता है वो मुझे देख रही थी, सीधे अंदर तक। मैंने सोचा इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए और सीधा आगे बढ़ गया। मुश्किल से 10-15 कदम आगे बढ़ा ही था कि उसने आवाज दी, ए लड़के, रुक जा। मैं ठिठक गया। मुड़कर देखा तो वो अब भी वैसे ही बैठी थी, उसी दोहरी देहरी पर, उसी मुद्रा में। मैंने कहा, आपने मुझे बुलाया? वो बोली, नहीं, बुलाया तो तुझे किसी और ने, मगर मैं जानती हूं कि तू यहाँ क्यों आया है। मैं नहीं समझा। उसने अपनी नजरें मुझ पर जमाई रखी और आके कहा, बहुत परेशान है ना तू? नौकरी नहीं लग रही है, घर में पैसों की तंगी है, पापा परेशान है, माँ के गहने तक बिक गए, बाप की चिंता तुझे रातों को जगाए रखती है और तू सोचता है कि अब कुछ भी कर गुजरूंगा, भले ही कोई काला जादू ही क्यों ना करना पड़े। मैं वहीं जम गया। मैंने उससे कुछ नहीं बताया था। मैंने अपनी माँ के गहने बिकने की बात किसी को भी नहीं बताई। तो फिर ये औरत कैसे ये सब जानती थी? मैं डर गया, लेकिन डर के साथ साथ एक अजीब जिज्ञासा भी थी। मैंने पूछा, आप कौन हो दादी? वो हल्का मुस्कुराई। वो मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, बल्कि एक अजीब ठंडक थी, जैसे सांप के मुंह से निकलती हुई फुफकार। उसने कहा, मैं वो हूं जो तेरी हर मन्नतें पूरी कर सकती है। तुझे नौकरी चाहिए, मिल जाएगी। पैसा चाहिए, मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, बस एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी। मैंने कहा, मुझे इन सब चीजों में भरोसा नहीं है, ये तो अंधविश्वास है। उसने फिर वही मुस्कान दी। भरोसा हो या ना हो, तेरी मुश्किलें तो सच है ना। तू क्या खो रहा है? एक धागा है, बांध ले बस। फिर उसने अपने झोले से एक काला धागा निकाला, साधारण सा काला धागा, लेकिन जब उसने मेरी तरफ बढ़ाया तो मुझे लगा जैसे वो धागा अपने आप चमक रहा हो, या फिर उस पर कोई तेल लगा था, या फिर खून। मुझे हिचक हुई। मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन याद रख, तू आज अगर यहाँ से खाली हाथ गया तो कल से फिर वही दुख भरी जिंदगी जिएगा, बिना नौकरी, बिना पैसा, बाप के चेहरे पर वही मायूसी, माँ की आंखों में वही नमी। बस एक धागा है, हाथ में बांध ले, जो मांगेगा मिलेगा। उसकी बात मेरे मन की कमजोर दीवार को तोड़ गई। मैंने सोचा, चलो देखते हैं, एक धागे से क्या ही हो जाएगा। मैं अंदर से बहुत शर्मिंदा था कि मैं ऐसी बातों में पड़ रहा हूं, लेकिन मजबूरी ने सब कुछ पीछे ढकेल दिया। मैंने वो धागा उठाया और अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उस औरत ने तुरंत कहा, अब भूल मत जाना, कीमत देनी पड़ेगी। हर खुशी के बदले कुछ ना कुछ जाएगा, पर जब तू थक जाएगा और सब खत्म करना चाहेगा, तब कीमत बहुत बड़ी होगी। मैंने पूछा, कितनी बड़ी? तब वो उठकर चली गई और बिना कुछ कहे सन्नाटे में गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। मैं वहां खड़ा कांप रहा था। कुछ देर तक संभला, फिर स्टेशन पहुंचा और ट्रेन पकड़कर प्रयागराज लौट आया। अगले दिन सुबह में अपने घर पहुंचा। सब कुछ पहला जैसा था, वही चिंता, वही तनाव। मैंने सोचा कि वो सब बकवास था, और उसी शाम मेरा फोन बजा, उसी पश्चिम बंगाल वाली कंपनी से। बोले, विजय जी, आपका सिलेक्शन हो गया है और आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं स्तब्ध रह गया, इतनी जल्दी? उन्होंने तो 3 दिनों में बताने को कहा था। मैंने पूछा तो बोले, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए आपको ले रहे हैं। मैंने खुशी से यह बात नहीं देखी। मेरे अंदर कोई भी खुशी की लहर नहीं दौड़ी, बल्कि मैं डर गया था। मेरे हाथ का काला धागा अब मुझे चुभ रहा था, लेकिन घर में मेरी खुशी की लहर थी। पापा ने पहली बार मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे पता था तू कर लेगा। माँ रोने लगी, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसी दिन शाम को मालूम हुआ, हमारे मोहल्ले के अंकल, जो बहुत अच्छे इंसान थे, जो हमेशा मेरी मदद करते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। पैर टूट गया, अस्पताल में भर्ती थे।
मैंने सोचा ये बस एक इत्तेफाक है। लेकिन अगले दिन मुझे कोलकाता निकलना था ज्वाइनिंग के लिए। माँ ने बैग पैक कर दिया। पापा चुपचाप बरामदे में बैठे रहे। जाते वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिलाया और अंदर चले गए। मुझे लगा जैसे उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, शायद बहुत दूर। ट्रेन स्टेशन पर मैं जब चढ़ा तो ध्यान आया, इससे पिछली बार जब मैं बंगाल गया था उस समय सब अजनबी था। अब भी वैसा ही था, सिर्फ एक फर्क था, अब मेरे हाथ में वो काला धागा बंधा था। ट्रेन में रात भर वही सोया। मुझसे सटकर बैठे एक बूढ़ा आदमी पूछा, बेटा इतनी रात गए क्यों सो रहे हो, नहीं सोते? मैंने कहा, नींद नहीं आ रही अंकल। उसने मेरे हाथ की तरफ देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली और कुछ बोले बिना अपनी सीट छोड़कर दूसरे डिब्बे में चला गया। मैं हैरान था, उसने क्या देखा? वो धागा तो सिर्फ एक काला धागा था, पर उसकी प्रतिक्रिया अजीब थी, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। फिर सुबह हुई। ट्रेन धीरे धीरे कोलकाता की ओर बढ़ रही थी। गांव, खेत, नदियां, पुल, सब सुंदर था, पर मैं देख नहीं पा रहा था। मेरा मन उसी धागे में उलझा हुआ था। मैंने उसे उतारने की फिर कोशिश की, पर नहीं उतरा। वो जैसे मेरी रगों में उतर चुका था। दोपहर बाद ट्रेन कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर पहुंची। उतरते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में एक शख्स अलग था। उसने मेरी तरफ देखा और जैसे ही उसकी नज़र मेरे हाथ के धागे पर पड़ी, वो तुरंत वहां से हट गया। मैं समझ नहीं पाया क्यों। मैंने ऑटो ली और कंपनी के ऑफिस की तरफ निकल गया। रास्ते में ऑटो वाले से बात कर रहा था तो उसने अचानक पूछा, दादा हाथ में क्या बांधा है? मैंने कहा, धागा है। उसने कहा, काला धागा? किसने दिया? मैंने कहा, एक बूढ़ी औरत थी। उस ऑटो वाले का चेहरा देखने लायक था। वो सफ़ेद पड़ गया। उसने बस इतना कहा, उतार दो भाई, जल्दी उतार दो वरना। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और उसने ऑटो रोक दिया। बोला, दादा आपको आगे दूसरा ऑटो मिल जाएगा, मुझसे नहीं होगा। मैं सड़क पर खड़ा रह गया, सामान उठाया, दूसरा ऑटो पकड़ा। इस बार मैंने अपने हाथ को जैकेट से ढक लिया। फिर मैं होटल पहुंचा। रात को कमरे में अकेला बैठा तो लगा जैसे कोई मेरे पलंग के नीचे बैठा हो। मैंने नीचे देखा, कुछ नहीं था। मैंने लाइट जलाए रखी। अगली सुबह कंपनी गया। वहाँ सब नॉर्मल था, लोग मुस्कुरा रहे थे। मेरी ज्वाइनिंग करा दी गई। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और जब उनके हाथ मेरे हाथ के धागे पर लगे तो उनका चेहरा भी बदल गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे ध्यान से देखा और बोले, आप काम कल से, आज घूमिए, आप शहर देखिए। अब मुझे नौकरी करते हुए काफी दिन बीत चुके थे। फिर एक दिन की बात है, कुछ हफ्तों बाद मैंने मन ही मन सोचा, काश थोड़ी और सैलरी हो जाए। कोशिश तो हर कोई करना है ना। और ठीक अगले हफ्ते मेरे सीनियर ने नौकरी छोड़ दी। उनका पोजीशन मुझे मिल गया, मुझे प्रमोशन मिल गया और सैलरी डबल हो गई। पर उस दिन पापा तेज बुखार में गिर पड़े। अगले 3 दिन अस्पताल में रहे। अब मुझे समझ में आने लगा था, हर इच्छा के बदले कुछ ना कुछ हो रहा था। चोटें, बीमारियां, दुर्घटनाएं, कभी मोहल्ले के किसी दूसरे के साथ, कभी अपनों के साथ। मैंने धागा उतारने की कोशिश की, कैंची से काटा, नहीं कटा। आग लगाई, जला नहीं। ब्लेड मारा, धागे पर कोई निशान तक नहीं आया। एक रात मैं कमरे में अकेला बैठा था, तभी बिजली चली गई, लेकिन पड़ोस में बत्तियां जल रही थी। सिर्फ मेरे कमरे में अंधेरा था। तभी एक फुसफुसाहट, कीमत अभी पूरी नहीं हुई। मैं चौंक गया। आवाज इतनी नजदीक थी कि लगा जैसे कोई मेरे कान में बोल रहा हो। मैंने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। स्क्रू ड्राइवर से तार छेड़कर लाइट जलाई तो देखा, दरवाजे के पास एक काली परछाई थी, बिल्कुल स्थिर, दीवार पर, मानव आकृति जैसी। लेकिन कोई चेहरा नहीं, कोई हाथ पैर नहीं, सिर्फ एक काला साया। मैंने आंखें मली तो वो गायब हो गई। अगली रात फिर वही, फिर अगली रात। अब मैं रातों को सोता नहीं था,
पापा की तबीयत बिगड़ रही थी। माँ को बुरे सपने आने लगे थे। छोटे भाई को अचानक तेज बुखार ने जकड़ लिया। मैं समझ गया, ये सब उसी धागे का खेल है। एक रात मैंने फैसला किया, इससे कोई फायदा नहीं। खुशियां मिल रही थी, लेकिन हर खुशी के बाद दर्द का पहाड़ टूट रहा था। मैंने उस अंधेरे से मन ही मन कहा, बस अब सब ठीक हो जाए। ये परछाई चली गई, ये आवाजें बंद हो गई, सब नॉर्मल हो गया। मैंने रात भर जाग कर यही कहा। सुबह उठा तो धागा गायब था। मेरे हाथ पर सिर्फ एक पतली काली रेखा बाकी थी। कमरे से वो ठंडक चली गई थी। सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। मुझे अच्छा लगा। लेकिन दोपहर के करीब पापा अचानक गिर पड़े। ये जानकर मैं तुरंत अपने घर के लिए निकला। प्रयागराज पहुंचते ही मैं हॉस्पिटल को पहुंचा। फिर डॉक्टर ने बताया, ब्रेन हैमरेज हुआ है, हालत बहुत गंभीर है, ऑपरेशन होगा। फिर करीब 4 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और बोले, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने डॉक्टर के मुंह से आगे कुछ नहीं सुनना चाहा। मैं फर्श पर गिर पड़ा। मैं चीखा, पापा पापा। आपसे तो मैंने कहा था अब सब नॉर्मल होगा। तभी मुझे समझ आया, मैंने कहा था सब ठीक हो जाए, और वो ठीक हो गया। सब कुछ वैसा हो गया जैसे एक सामान्य खुशहाल घर के लिए चाहिए था। बस उस घर में अब मेरे पापा नहीं थे। दोस्तों, मैंने ये सब आपसे इसलिए बताया है ताकि आप कोई भूल ना करें। और अगर आप में से कोई भी किसी अजनबी के हाथ से कोई काला धागा ले, या कोई ताबीज, या कोई चमड़ी पर उकेरा गया निशान, तो साफ मना कर देना। चाहे कितना भी अच्छा वादा करे, चाहे कितनी ही अच्छा लगे, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा तो ज़रूर करेगी, पर कीमत वसूलने में रत्ती भर भी पीछे नहीं हटेगी। और सबसे अहम बात, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कीमत कब वसूली जा रही है। तुम खुश रहोगे और तुम्हारे आसपास कोई रो रहा होगा, वो भी तुम्हारी वजह से। मैं आज भी उस धागे के निशान को अपनी कलाई पर देखता हूँ। बिल्कुल वैसा ही है अब भी। शायद ये मुझे भूलने ही नहीं देगा। सावधान रहना, वरना अगली बार जब कोई बेकार का धागा तुम्हारे हाथ में बंधेगा तो पूछना मत कि किसकी कीमत चुकेगी, क्योंकि वो कीमत किसी पैसे से नहीं चुकेगी, बल्कि वो तुम्हारा अपना खून होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपकी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।